नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अमित शाह का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा 2 मई को धूमधाम से ममता बनर्जी को विदाई देगी बंगाल की जनता। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बंगाल में लगातार 2 रैलियां की। नादिया के बाद बशीरहाट में हुई रैली में भी उन्होंने टीएमसी को निशाने पर लिया और सीएम ममता बनर्जी पर बंगाल चुनाव में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। बशीरहाट में चुनावी रैली में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को बंगाल के नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। 2 मई को सोनार बांग्ला की शुरुआत होगी। यह वीर भूमि वीर राजा प्रतापी जी की जमीन है। महान लेखक विभूति भूषण जी को प्रणाम करना चाहता हूं। दीदी आजकल एक ही बात करती है कि अमित शाह इस्तीफा दें, मगर आप तैयार रहो दीदी, 2 मई को आपको ही इस्तीफा देना पड़ जाएगा। बंगाल की जनता ने आपको 2 मई को राज्यपाल महोदय के यहां इस्तीफा देना तय कर दिया है। दोस्तों गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल की युवा शक्ति आपके सामने लड़ रही है। बंगाल की जनता आपकी विदाई करने को तैयार है। दीदी की विदाई धूमधाम से करने के लिए बीजेपी को 200 सीट देनी जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सितकुल कुची इंसिडेंट के बाद चुनाव आयोग पर भड़की ममता बनर्जी, कहा सितकुल कुची में नरसंहार हुआ है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार में गोलीबारी की घटना को नरसंहार करार दिया है। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने 72 घंटे के लिए जिले में नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि वह तथ्यों को दबाना चाहते हैं। ममता ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों ने विधानसभा चुनाव के 4थे चरण में सितल कुची इलाके में लोगों के धड़ों पर गोलियां चलाई। एक संवाददाता सम्मेलन में ममता बनर्जी ने कहा कि सितलकुची में नरसंहार हुआ। मैं 14 अप्रैल तक सितलकुची जाना चाहती हूं। आयोग कूच बिहार में प्रवेश को प्रतिबंधित करके तथ्यों को दबाने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास एक अयोग्य गृह मंत्री और अयोग्य केंद्र सरकार है। सिलीगुड़ी में प्रेस वार्ता करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि सीआईएसएफ को स्थितियों से निपटना नहीं आता। मैं चुनाव के पहले चरण से कह रही हूं कि केंद्रीय बलों का एक वर्ग लोगों पर अत्याचार कर रहा है। मैंने नंदीग्राम में भी यह मामला उठाया था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू, कोविड टास्क फोर्स ने की 14 दिन का लॉकडाउन लगाने की सिफारिश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेकाबू हो गई है। इसी बीच रविवार के शाम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड टास्क फोर्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। लॉकडाउन की अवधि क्या होगी, इस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे, लेकिन कोविड टास्क फोर्स लॉकडाउन लगाने को लेकर एक मत नहीं है। आज तक से बातचीत करते हुए टास्क फोर्स के एक सदस्य ने कहा कि लॉकडाउन समाधान नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से प्रदेश में लॉकडाउन लगाने से आम आदमी की समस्याएं बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना सेफ्टी नियम और ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण ही इस हालात से बाहर निकलने का रास्ता है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने की राशि बढ़ाएं। भारी जुर्माना होने से लोग नियम तोड़ने से डरेंगे। स्टेशन और सभी सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को चेक किया जाए, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। सोसाइटीज के अंदर जाकर डोर टू डोर लोगों को टीका लगाया जाए। लॉकडाउन अस्थायी उपाय है, इससे लोग निराश हो जाएंगे, इससे लोगों में गुस्सा होगा और वो फिर से वापस लौटेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोनू सूद को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब में कोरोना वैक्सीन कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। जी हां दोस्तों, प्रवासी कामगारों के मसीहा एक्टर सोनू सूद ने अपने कंधों पर नई जिम्मेदारी उठाई है। सोनू सूद कोविड टीकाकरण मुहिम के लिए पंजाब सरकार के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार को सोनू सूद के साथ मीटिंग के बाद यह ऐलान किया कि वह कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम में पंजाब सरकार के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को कोविड वैक्सीन के लिए प्रेरित और प्रभावित करने के लिए आदर्श के तौर पर कोई अन्य शख्सियत नहीं हो सकती। पंजाब में वैक्सीन के प्रति लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। सोनू की लोगों में लोकप्रियता बहुत ही ज्यादा है। उन्होंने बीते साल महामारी फैलने के समय हजारों प्रवासी कामगारों को सुरक्षित घर पहुंचाने में मदद करके बेमिसाल योगदान दिया है। वह लोगों में फैली वैक्सीन की प्रति भ्रांतियों को दूर करने में निश्चित तौर पर सफल होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नवरात्रि रमजान से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला, धार्मिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोगों को एक साथ प्रवेश पर लगा दी रोक।
जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्थानों पर एक समय में 5 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि किसी भी धार्मिक स्थल पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग प्रवेश न करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यह निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में 14 अप्रैल से नवरात्रि जबकि 13 अप्रैल से रमजान का महीना शुरू होने की उम्मीद है। इन पर्वों को देखते हुए मुख्यमंत्री के इस फैसले को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नवरात्रि में मंदिरों और रमजान में मस्जिदों में भीड़ होती है। रमजान के शुरुआती दिनों में लोग रोजा खोलने के बाद मस्जिदों में तरावाही पढ़ने जाया करते हैं। तरावाही में एक मौलाना कुरान पाठ करते हैं और बाकी रोजेदार उसे सुनते हैं। अक्सर तरावीह के लिए मस्जिद में इतने ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं कि जगह न होने की वजह से सड़कों पर तरावीह होती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के टीका उत्सव के ऐलान के बीच कई राज्यों में कोविड-19 वैक्सीनेशन की किल्लत। जी हां दोस्तों, एक तरफ देश में आज से प्रधानमंत्री के आह्वान पर टीका उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत की शिकायत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर आज से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा योग्य लोगों का टीकाकरण करना है। लेकिन दोस्तों, टीका उत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे कई राज्य लोगों के टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे ऐसे राज्य भी है जहां वैक्सीन की कमी चल रही है। दोस्तों, किन राज्यों में वैक्सीन की कमी है और कहां टीका उत्सव पूरी क्षमता से मनाया जा रहा है, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और झारखंड ने घटते कोरोना वायरस वैक्सीन स्टॉक के बारे में केंद्र को चेतावनी दी थी। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी घातक लहर के रूप में रविवार को देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि अब तक का भारत में उच्चतम स्कोर है। दोस्तों, नए मामलों के साथ ही देश में चिकित्सा बुनियादी ढांचे और टीके की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में सरकार को कोरोना उत्सव की घोषणा के साथ साथ कोरोना वैक्सीन का उत्पादन भी बढ़ाना चाहिए और राज्यों को उपलब्ध करानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाना चाहिए। इस बारे में आपके क्या ख्याल है, कमेंट में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, म्यांमार में एक और खूनी दिन, सुरक्षा बलों ने एक दिन में ही 82 लोकतंत्र समर्थकों की कर दी हत्या। जी हां दोस्तों, म्यांमार में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कम से कम 82 लोकतंत्र समर्थकों को मार डाला। मारे गए प्रदर्शनकारियों की संख्या पर नजर रखने वाले एक संगठन और स्थानीय मीडिया की खबरों में यह दावा किया गया है। दोस्तों, बागो शहर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में शुक्रवार को 82 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई। इससे पहले 14 जून को यंगून में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। यांगून के बाको करीब 100 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, यह आंकड़े काफी व्यापक रूप से विश्वसनीय माने जाते हैं, क्योंकि मौत के नए मामलों को तब तक शामिल नहीं किया जाता जब तक उनकी पुष्टि नहीं हो जाती और उनका विवरण वेबसाइट पर दे दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना से हालात हैं बेकाबू। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, लॉकडाउन नहीं है समाधान। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से बने हालात से निपटने के लिए अस्पतालों में बेडों की संख्या, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन पर बात की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो ऐप हमने पहले जारी किया था वो आज भी काम कर रहा है। अगर अस्पताल जाने की जरूरत है तो बेड की संख्या देखकर सीधे खाली बेड वाले अस्पताल में ही जाएं। प्राइवेट अस्पताल जैसे ही सरकारी अस्पताल में भी व्यवस्था है, बहुत ज़रूरत हो तभी अस्पताल में जाएं। उन्होंने आगे कहा कि अगर सब जाने लगे तो अस्पताल कम पड़ जाएंगे, वेंटिलेटर की कमी हो जाएंगी, इसलिए सीरियस मरीजों को ही अस्पताल जाने दें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन तब लगाना पड़ता है जब अस्पतालों की व्यवस्था गिर जाती है, इसलिए प्रोटोकॉल अपनाते रहें। कोरोना की वैक्सीन आ गई, उसके बावजूद कोरोना तेजी से फैल रहा है। हम अगर वैक्सीनेशन तेज कर दें तो कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लाखों मकान मालिकों पर पड़ी दोहरी मार। कोरोना और लॉकडाउन के बाद अब हाउस टैक्स में भी हुई बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद नगर निगम ने 15% हाउस टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। यह फैसला इसी वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ साथ नए नगर निगम ने अब तक हर साल 5% हाउस टैक्स बढ़ाने के अपने पुराने प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अब गाजियाबाद में आगे से हर साल 5% हाउस टैक्स की बढ़ोतरी होती रहेगी।
रहेंगी। गाजियाबाद नगर निगम के हाउस टैक्स बढ़ाने के फैसले से अब करीबन 4 लाख मकान मालिकों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। हाउस टैक्स के अंदर हाउस, सीवर और वाटर टैक्स आता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 13,50,30,000 को पार कर गया है। वहीं दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 29,20,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका अव्वल है। अमेरिका में 3,11,71,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में ब्राजील, इंडिया, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, इटली, स्पेन आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के ताज़ा हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,33,58,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 1,69,000 के पार है। दोस्तों भारत पूरी दुनिया में कुल मामलों के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात करें तो उसमें महाराष्ट्र अव्वल है। महाराष्ट्र में अब तक 33,43,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में कोरोना के हालात बेहतर होने तक रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर सरकार ने लगा दी रोक। जी हां दोस्तों, कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण रेमडेसिविर की मांग बढ़ने के मद्देनजर केंद्र ने रविवार को कहा कि वायरल रोधी इंजेक्शन और इसकी सक्रिय दवा सामग्री के निर्यात पर स्थिति में सुधार होने तक रोक लगा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा दवा की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रेमडेसिविर के सभी घरेलू निर्माताओं को अपने विक्रेताओं और वितरकों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की सलाह दी गई है। औषधि निरीक्षकों और अन्य अधिकारियों को भंडारण को सत्यापित करने, कदाचारों की जांच करने और इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए अन्य प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों के स्वास्थ्य सचिव संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि निरीक्षकों के साथ इसकी समीक्षा करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी ने बयां किया दर्द। कोरोना से रिकवर हुए मनोज वाजपेयी बोले, क्वारंटाइन के शुरुआती दिन थे बेहद दर्दनाक। जी हां दोस्तों, हमारे देश में कोविड के मामलों में फिर से तेजी आ रही है। इससे अब तक कई सेलिब्रिटीज भी इस वायरस का शिकार हो गए हैं। हालांकि कई सेलेब्स रिकवर भी कर चुके हैं। हाल ही में मनोज वाजपेयी भी कोरोना से रिकवर हुए हैं। अब उन्होंने एक न्यूज पोर्टल को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कोरोना के दौरान हुए अपने बुरे अनुभवों को शेयर किया। मनोज वाजपेयी ने बताया कि यह उनका एक कठिन सफर था, क्योंकि जब वे कोरोना से संक्रमित हुए थे तो उनकी पत्नी भी अपनी 10 साल की बेटी की रक्षा करते हुए सभी लक्षणों के साथ जंग लड़ रही थी। मनोज ने यह भी कहा कि क्वारंटाइन के शुरुआती दिन बेहद ही दर्दनाक थे और उनकी स्थिति बिगड़ गई थी। मनोज वाजपेयी ने कहा कि होम क्वारंटाइन में मैंने अपने आप को स्क्रिप्ट रीडिंग और लोगों से बात करते हुए बिजी रखा था, जो मैं नॉर्मल दिनों में ठीक से नहीं रख पाता था। मैंने उस दौरान कुछ शो और फिल्में भी देखी। घर पर हम सभी अलग अलग कमरों में रह रहे थे और दूर से ही बात किया करते थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार कान खोलकर सुन ले, ये शाहीन बाग का आंदोलन नहीं है, धरने नहीं होंगे खत्म। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार पर हमला किया है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इसे शाहीन बाग का आंदोलन की तरह ना समझे। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना का डर दिखाकर सरकार किसान आंदोलन को खत्म नहीं करवा सकती। रणनीति यह रहेगी कि धरने चलते रहेंगे, क्योंकि सरकार के लोग भी दिल्ली में नहीं हैं, वो भी चुनाव में बिजी हैं। हमारे लोग यहाँ पर धरने में और गांव में भी हैं। हमारी रणनीति यह है कि धरनों को मजबूत किया जाए और ज्यादा मोर्चे लगाए जाएं। आगे जब सरकार बात करेगी तो हम उनसे बातचीत करेंगे। सरकार कंडीशनल बातचीत कर रही है, जब वो बगैर कंडीशन के बातचीत करेगी तब बैठकर होगी बात। वहीं दोस्तों, जब राकेश टिकैत से पूछा गया कि कोविड के मामले बहुत बढ़ रहे हैं तो क्या इसका असर धरने पर होगा, तो राकेश टिकैत ने कहा कि बंगाल
भोपाल में कितने मामले हैं। पूरे देश का रेशो उठाकर देखा जाए तो जहां जहां चुनाव है वहां कोरोना के मामले नहीं हैं। क्या वहां का डाटा छुपाया जाता है या मीटिंग करने के लिए छूट दे दी जाती है? अगर किसान कहीं मीटिंग करेंगे, हमारी 11 से 12 को मध्य प्रदेश में मीटिंग थी लेकिन वहां लॉकडाउन रहेगा, दूसरी जगह लॉकडाउन रहेगा। जहां किसान बैठक करना चाहता है वहां यह कोरोना की गाइडलाइंस का हवाला देते हैं, लेकिन जहां चुनाव है वहां कोई हवाला नहीं है। क्या इससे कोरोना के नाम पर जनता के साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा है? दोस्तों, इस बारे में आपके क्या ख्याल हैं? आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। जान लीजिए पिछले 24 घंटे और अगले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी बारिश और कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बौछारें पड़ी है। वहीं दोस्तों, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। उत्तर पूर्व भारत, केरल, तटीय तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। वहीं दोस्तों, आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ऊंची पहाड़ियों पर एक दो स्थानों पर बर्फबारी गतिविधियां होने की उम्मीद है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में 19 अप्रैल से सभी वयस्क लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में 19 अप्रैल के बाद सभी बालिग यानी कि वयस्क यानी कि जो उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, उन सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने की छूट दे दी जाएगी। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने इसके साथ ही सभी नागरिकों से कहा है कि वो कोरोना के नए स्ट्रेन से सावधान रहें और जरूरी गाइडलाइंस का पालन करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिकी सरकार ने सभी लोगों के लिए वैक्सीन लगवाने की शुरुआत के लिए पहले 1 मई की तारीख तय की थी, लेकिन अब इसे 19 अप्रैल कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वो 18 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को 19 अप्रैल से कोरोना की वैक्सीन दे सकते हैं। पहले यह तारीख 1 मई की तय की गई थी। हालांकि अभी भी 16 के किशोरों के लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर कोई निर्देश नहीं जारी किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका के अधिकतर राज्यों ने कह दिया था कि वो कोरोना वैक्सीन के लिए किसी भी नई तारीख के लिए तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाटा HBX और XUV 700 के साथ लॉन्च होगी कई और SUVs। जी हाँ दोस्तों, इंडियन मार्केट में लोगों को SUVs के प्रति दीवानगी को देखते हुए कई बड़े ब्रांड भारतीय मार्केट में अपनी व्हीकल्स को लॉन्च कर रहे हैं। लोग SUVs को काफी हद तक उनके दमदार लुक्स और शानदार फीचर्स के चलते पसंद करते हैं और लोगों की इस दीवानगी का कंपनियां भी नए नए मॉडल्स को मार्केट में उतारकर खूब फायदा कमा रही है। अभी हाल ही में हुंडई की अल्काजार से लेकर फ्रेंच वाहन निर्माता कंपनी सिट्रोन ने भी अपनी SUV C5 एयरक्रॉस को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसी कई सारी और SUVs भारत में लॉन्च के लिए तैयार है, जिनमें स्कोडा कुशाक, हुंडई अल्काजार, टाटा HBX, महिंद्रा XUV 700 हैं, जिनकी प्राइस रेंज 7 लाख से लेकर 20 लाख तक जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिवसेना ने केंद्र सरकार से कहा कोरोना संकट में 10वीं और 12वीं के लिए एक समान ले निर्णय। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने केंद्र से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देश में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर एक समान निर्णय लेने की अपील की है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता अरविंद सावंत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को 10 अप्रैल को लिखे पत्र में कहा कि किसी भी राज्य द्वारा एक तरफा निर्णय से उस राज्य के छात्रों को नुकसान होगा जो करियर और अवसरों के लिहाज से नुकसानदेह है। सावंत ने अपने पत्र में कहा कि आपके हस्तक्षेप का मतलब किसी विशेष राज्य द्वारा एक तरफा फैसले के बजाय राष्ट्रीय सहमति होगा। मुंबई दक्षिण से लोकसभा सदस्य ने केंद्र से देश के लिए एक समान निर्णय लेने की अपील की ताकि सुरक्षा उपायों या अवसरों के मामले में किसी भी राज्य के कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों के साथ कोई भेदभाव न हो। सावंत ने कहा कि हमारे पास भारत में कई बोर्ड्स हैं और सभी बोर्ड अपना अपना अलग निर्णय ले रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि वह एक निर्णय सभी राज्यों के लिए लागू कर दे।
जिससे कि पूरे देश में किसी भी छात्र या छात्रा के लिए कोई भेदभाव ना रहे और आगे भविष्य में भी उनको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है इंग्लैंड की राजधानी का नाम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।